आज हम लोग का एक नया क्वेश्चन है, एक्सरसाइज से ही है, 10.6 है ना, चैप्टर नंबर 10। इसमें क्या है, क्या पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, ये तीनों में बताना है। ठीक है, डाइक्लोरो मीथेन है, यहाँ ट्राइक्लोरोमीथेन है और यहाँ टेट्राक्लोरोमीथेन है। ये तीनों में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट जो होगा किसका होगा, सबसे हाईएस्ट किसका होगा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इनटू वन ऑफ द चार्ज, है ना। तो डाइपोल मोमेंट के लिए आप लोग केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो क्लास 11 में पढ़ाया गया है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ डाइपोल मोमेंट हमने बताया है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेंगे डाइपोल मोमेंट का, तब फिर इसको बनाएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए सबका मैंने स्ट्रक्चर लिखा, डाइक्लोरो मीथेन का स्ट्रक्चर है, ये ट्राइक्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर है और ये टेट्राक्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर है। सबका स्ट्रक्चर है, सबका टेट्राहेड्रल शेप है, इसलिए टेट्राहेड्रल शेप मैंने दे दिया है। अब ये सबका डाइपोल मोमेंट को शो करेंगे सारे बॉन्ड का। तो डाइपोल मोमेंट शो करने का जो मेन मेथड है क्या है, उसको ध्यान से देखना होगा। तो डाइपोल मोमेंट में हम लोग कैसे शो करते हैं, एरो से शो करते हैं। जिधर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उधर भी डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट क्या बताता है, किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल में कितना आयनिक कैरेक्टर है। तो जिसमें जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। तो हमको तो इसमें पता वही करना है कि कितना आयनिक कैरेक्टर है। ठीक है, तो इसमें ध्यान से अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर इसमें है, यानी डाइपोल मोमेंट इसमें सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है 0 होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का जो डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल मोमेंट म्यू से डिनोट करता है 0 डिवाइड, कितना होता है 0। कैसे 0 होता है, इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट हम इसे दिखाएंगे, इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ऐसे दिखाएंगे, जिधर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है उधर एरो रहता है और ये पॉजिटिव साइड दिखाता है। इसका डाइपोल मोमेंट हम ऐसे दिखाएंगे और इसका डाइपोल मोमेंट हम ऐसे। ठीक है, तो चारों बॉन्ड का हमने डाइपोल मोमेंट दिखा दिया। कार्बन क्लोरीन डाइपोल मोमेंट, कार्बन क्लोरीन डाइपोल मोमेंट, कार्बन क्लोरीन डाइपोल मोमेंट, कार्बन क्लोरीन डाइपोल मोमेंट। अब इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर एडिशन होगा, उससे रिजल्टेंट आएगा। ठीक है ना, तो हम लोगों को देखना होगा। तो अब देखिए इस दोनों इसका और इसका रिजल्टेंट यहाँ, इसका रिजल्टेंट यहाँ आएगा, ये रिजल्टेंट है। इसका किसका रिजल्टेंट है, CCl, इस दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। और इसका और इसका रिजल्टेंट CCl, ये दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, ये हो गया रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ये दोनों भी एक CCl बॉन्ड का रिजल्टेंट है, ये भी CCl बॉन्ड का, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, और दोनों का जो डायरेक्शन है एक दूसरे का अपोजिट है। इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि ये भी 2 CCl बॉन्ड का रिजल्टेंट है, ये भी 2 CCl बॉन्ड का रिजल्टेंट है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें क्या हो रहा है कि इसका जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, ये इधर है तो ये इधर है ना, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है। इसलिए फाइनली CCl4 का डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, यानी ये सबसे कम डाइपोल मोमेंट हो गया इस तीनों में। ठीक है, उसके बाद जो है इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है, इसका डाइपोल मोमेंट होता है 1.60 डिवाइड, और इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है इसका होता है 1.03 डिवाइड। ठीक है ना,
तो सबका डायपोल मोमेंट लिख दिया, यानी सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट इसी का, इसका मॉडरेट है। तो आंसर तो हमारा ये हो गया, यही है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डायपोल मोमेंट इसका है, इसका मॉडरेट है और इसका सबसे कम है। ठीक है, अब थियोरेटिकली हम कैसे प्रूव करेंगे वो कर रहे हैं। तो इसका जीरो डायपोल मोमेंट प्रूव हो गया। ठीक है, ये जीरो कैसे होगा, जीरो तो हम थियोरेटिकली प्रूव कर पाते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्टली 1.03 होगा, इसका एग्जैक्टली 1.60 होगा, ये कन्फर्म थियोरेटिकली नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये तो कर सकते हैं कि किसका कम है और किसका ज़्यादा है, वो हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, जीरो डायपोल मोमेंट हम लोग दिखा सकते हैं थियोरेटिकली भी प्रैक्टिकली भी, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा डायपोल मोमेंट का ये पता नहीं कर पाएंगे, तो प्रैक्टिकली ही करना पड़ेगा। लेकिन थियोरेटिकली ये तो कंफर्म कर ही सकते हैं कि किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है और किसका कम है। ठीक है, तो हम ये तो हम समझ में आ गया कि सबसे कम इसका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों में कौन कम है और कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है और ये कम है, तो कैसे कम? तो उसके लिए हमको डायपोल मोमेंट का स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, दुनिया में सबसे कम जो डायपोल मोमेंट होता है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का होता है। दुनिया में सबसे कम अगर डायपोल मोमेंट किसी का है, कौन सा बॉन्ड का है, तो वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का सबसे कम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका डायपोल मोमेंट हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका डायपोल मोमेंट हम ऐसे दिखाएंगे इधर की तरफ। अब इस दोनों को जब कंपैरिजन करेंगे, इसका ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसका डायपोल मोमेंट इस तरह से दिखेगा। ठीक है, इसका भी डायपोल मोमेंट जो है इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन। और मैग्नीट्यूड जो होता है डायपोल मोमेंट का, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, यानी उसका कंट्रीब्यूशन जो होता है अप्रॉक्सीमेटली जीरो ही रहता है, इसका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के डायपोल मोमेंट का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो इसका जो रिजल्टेंट है कार्बन क्लोरीन, इसका रिजल्टेंट ये होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये कार्बन क्लोरीन। अब ये भी तो उधर ही जा रहा है, ये भी उधर ही जा रहा है, दोनों सपोर्ट कर रहा है, दोनों एक जगह मिल रहा है, तो इसका भी रिजल्टेंट इधर ही कहीं हो, इस दोनों का रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट भी इधर ही जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस दोनों का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का रिजल्टेंट ये है। ठीक है, तो ये रिजल्ट इस दोनों कार्बन क्लोरीन का रिजल्टेंट ये है, और कार्बन हाइड्रोजन का रिजल्टेंट ये है ना, उल्टा डायरेक्शन है। ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये रिजल्टेंट भी इधर ही जा रहा है, ये रिजल्टेंट भी दो, तो ये इसको सपोर्ट करेगा और बढ़ा ही देगा, कैंसिल नहीं कर रहा है। इसमें क्या था कि ये रिजल्टेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल करना। अब यहाँ पर देखो इसका मैग्नीट्यूड हाई है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, लेकिन ये इसको अपोज नहीं कर रहा है बल्कि उसको और सपोर्ट कर रहा है। इसका इस दोनों का जो एक रिजल्टेंट आएगा और बढ़ा हुआ रहेगा और ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें समझ गया कि ये रिजल्टेंट और बढ़ जाता है। ठीक है, इसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है, रिजल्टेंट और इंक्रीज ही कर जाता है, रिजल्टेंट जो डायपोल मोमेंट है और इंक्रीज ही कर रहा है। अब इसमें देखते हैं क्या होता है, इसके डायपोल मोमेंट को हम ऐसे शो कर सकते हैं, इसके डायपोल मोमेंट को हम ऐसे शो करेंगे, और ये डायपोल मोमेंट ऐसे शो होगा, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा है, और ये ऐसे शो करेंगे। इस दोनों का रिजल्टेंट यहाँ, ये हुआ रिजल्टेंट। ठीक है, और ये क्लोरीन इधर अकेला है,
ये तो इधर सपोर्ट कर रहा है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। इसका क्या बोले थे, कार्बन हाइड्रोजन का जो होता है डायपोल मोमेंट वो नेग्लेजेबल होता है, 0 के बराबर होता है, तो उसके कंट्रीब्यूशन को हम लोग जनरली कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर हम कंसीडर करें ही नहीं, करेंगे भी जिससे कोई फ़र्क खास फर्क पर नहीं पड़ेगा, डजंट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल, ठीक है। इसको छोड़ ही देते हैं, नहीं कंसीडर करते हैं। हम यहाँ भी छोड़ देंगे, दोनों को क्या है, इसका रिजल्टेंट इधर आया तो उसका रिजल्टेंट इधर। अब देखो कार्बन क्लोरीन का रिजल्टेंट ये है, इस दोनों का जो रिजल्टेंट है उसको ये जो कार्बन क्लोरीन डायपोल मोमेंट है इसका अपोज कर रहा है। दो कार्बन क्लोरीन ये दोनों, ये कार्बन क्लोरीन, ये दो जो कार्बन क्लोरीन का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है उसको ये कार्बन क्लोरीन अकेले जो है उसका अपोज कर रहा है, जस्ट वर्टिकली अपोजिट है। इस दोनों का रिजल्टेंट है जो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, उसमें से ये कुछ मैनेज कर देगा, कम कर देगा रिजल्टेंट को, क्योंकि ये कार्बन क्लोरीन इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, ये रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, तो उस रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है। तो दो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के रिजल्टेंट को ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बैलेंस कर रहा है। ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए इसका जो डायपोल मोमेंट है वो थोड़ा कम हो गया। इसमें देखिए कि जो दो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड यहाँ पर भी है, इसी दोनों का रिजल्टेंट है, यहाँ भी कार्बन क्लोरीन का ही ये रिजल्टेंट है। तो यहाँ भी जो रिजल्टेंट है दो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का रिजल्टेंट है, यहाँ भी जो रिजल्टेंट है दो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का रिजल्टेंट है। इस मामले में तो सेम है, ये रिजल्टेंट यहाँ भी दो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का है, यहाँ भी रिजल्टेंट दो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का है, लेकिन यहाँ पर कार्बन क्लोरीन का जो रिजल्टेंट को अपोज करने वाला है, ठीक है ना, अपोज कर रहा है, इस पर क्वांटिटी जो फाइनल आएगा वो कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस दोनों कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के रिजल्टेंट को अपोज करने वाला नहीं है इधर, और सपोर्ट ही कर रहा है, तो डिक्रीज होने की वजह हल्का फुल्का बढ़ ही जाएगा। जैसे कार्बन हाइड्रोजन है, ये दोनों बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, तो अगर हम नेग्लेजेबल भी हम मान लें इस दोनों को, तो अपोज करने वाला तो इस रिजल्टेंट का नहीं है, तो इसीलिए ये जो है इसका डायपोल मोमेंट इसके डायपोल मोमेंट से ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो डायपोल मोमेंट है CH2Cl2 का है, मतलब डाइक्लोरोमीथेन का है, ठीक है, ओके। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा है कि एक हाइड्रोकार्बन है C5H10 डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क में रिएक्शन नहीं करता है, डार्क में रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है, सैचुरेटेड कंपाउंड ही होगा। तो डार्क में एक तो है कि अगर ये बेंजीन रिंग रहता तो हम समझ सकते थे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा क्योंकि बेंजीन रिंग नहीं है, क्योंकि कार्बन 5 ही है यहाँ पर, तो बेंजीन रिंग होने का कोई चांसेस, ठीक है। उसके बाद जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है, लेकिन क्लोरीन के साथ तो रिएक्ट नहीं कर रहा है डार्क में। अगर डार्क में रिएक्शन करता तो हम समझ सकते थे कि इसमें अनसैचुरेशन होगा, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन ये क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये सैचुरेटेड ही है, अनसैचुरेशन नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। एक चीज़ का हमको पता चल गया। उसके बाद कहता है कि बट गिव्स सिंगल मोनोक्लोराइड, लेकिन कहता है कि सिंगल मोनोक्लोराइड कंपाउंड देता है, मतलब एक ही मोनो हेलो एल्केन देगा, मतलब रिएक्शन करेगा तो सिर्फ एक ही कंपाउंड बनाएगा, मोनो हेलो एल्केन ही बनाएगा, ठीक है। इन ब्राइट सनलाइट में ये दे रहा है मोनो हेलो एल्केन। तो ब्राइट सनलाइट में क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। ब्राइट सनलाइट में क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किसके साथ होता है, अल्केन के साथ होता है।
है ना। यहाँ पर क्या दे रहा है कि ब्राइट सनलाइट में मोनो हेलो एल्केन है बन रहा है। तो ब्राइट सनलाइट में मोनो हेलो एल्केन बन रहा है, इसका मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किस में होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अल्केन में होता है ना। अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में या स्कॉचिंग सनलाइट के प्रेजेंस में जो हेलोजनेशन होता है, जिसको हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से दिखाते हैं, बनाते हैं, तो फ्री रेडिकल हेलोजनेशन होगा यहाँ पर। और फ्री रेडिकल हेलोजनेशन किसके साथ होता है? अल्केन के साथ होता है। तो ये भी कंफर्म कर रहा है कि इसमें अनसैचुरेशन नहीं है, ये सैचुरेटेड है, ये इसका मतलब ये एल्केन है। तो ये चीज़ भी पता चल गया कि एल्केन ही है, सैचुरेटेड है, दोनों ही तरफ से पता चल रहा है कि ये सैचुरेटेड है। अब उसके बाद कह रहा है कि मोनो हेलो एल्केन बन रहा है, एक ही कंपाउंड बन रहा है, मोनो हेलो एल्केन कंपाउंड। ये तो तभी संभव है जबकि सारे के सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हो कंपाउंड में, है ना। यानी पाँच कार्बन दिए हुए हैं और 10 हाइड्रोजन है, तो इसमें से जो 10 हाइड्रोजन है वो सब इक्विवेलेंट होगा, तभी ना एक ही बनेगा, कोई एक रिप्लेस होगा। अगर ये 10 डिफरेंट काइंड ऑफ हाइड्रोजन होगा तो फिर तब तो एक से ज़्यादा मोनो हेलो एल्केन दे देगा, एक से ज़्यादा मोनो हेलो एल्केन दे सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मोनो हेलो एल्केन दे रहा है। इसका मतलब है कि टोटल हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, सारे हाइड्रोजन का नेचर सेम है, सारे हाइड्रोजन का कैरेक्टरिस्टिक सेम है। मतलब सारा हाइड्रोजन या तो प्राइमरी है, या सारा हाइड्रोजन सेकेंडरी है, या सारा हाइड्रोजन टर्शियरी है, यही हो। यानी कुछ न कुछ मतलब हर हाइड्रोजन का नेचर सेम है, कैरेक्टरिस्टिक सेम है। तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होगा, एक तो पता चल गया कि एल्केन है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एल्केन है, ठीक है। और दूसरा चीज़ अब ये पता चल रहा है कि सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट होगा। तो अगर हम स्ट्रेट चेन बनाते हैं, अगर हम स्ट्रेट चेन बनाते हैं 5 कार्बन का, तो पहला तो नंबर ऑफ कार्बन भी पूरा नहीं होता है। स्ट्रेट चेन अगर हम कार्बन का बनाएंगे तब तो ये एल्कीन हो जाएगा। C5H10 है ना, एल्केन होने के लिए C5H12 होना चाहिए था। अगर स्ट्रेट चेन बनाते हैं तो C5H10 में क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा, पेंटीन बनेगा, है ना। कहीं न कहीं एक जगह डबल बॉन्ड हमको देना पड़ेगा अगर स्ट्रेट चेन बनाएंगे तो। लेकिन हम पहले ही कंफर्म कर चुके हैं कि ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है ही नहीं, यानी डबल बॉन्ड वाला, यानी स्ट्रेट चेन रूल्ड आउट हो गया, ठीक है। दूसरा बात है कि अगर स्ट्रेट चेन बनाते हैं तो सारा हाइड्रोजन 10 के 10 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट नहीं होगा। स्ट्रेट चेन अगर बनाएंगे ये सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट नहीं होगा, कुछ प्राइमरी होगा, कुछ सेकेंडरी होगा, टर्शियरी भी हो सकता है। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि सारा हाइड्रोजन इक्विवेलेंट होना चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल तभी कर पाएंगे जब हम इसको साइक्लो एल्केन बनाएंगे, इसलिए हम इसको साइक्लिक दे देते हैं, साइक्लोपेंटेन बनाएंगे, ठीक है। अब देखो साइक्लोपेंटेन हम बनाते हैं। अब देखिए साइक्लोपेंटेन है ना, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, 2 4 6 8, ठीक है, 10, ठीक है। ये सारा हाइड्रोकार्बन 10 हो गया हाइड्रोजन, 2 4, तो साइक्लोपेंटेन बनेगा, साइक्लोपेंटेन। इसमें सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है 1 2 3 4 4 सिंगल बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इसका ये कार्बन जो है यहाँ पर, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3। यहाँ पर जो इस कार्बन है इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ पर जो ये कार्बन है इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3।
यहाँ पर जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो सारे कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सारा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, क्योंकि 4 सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के अराउंड 4 सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन सारे कार्बन का है। तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन सारे कार्बन का है तो सारा हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हो गया, सारा हाइड्रोजन भी sp3 हाइड्रोजन हो गया। तो जब सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है तो कोई भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। 10 में से किसी को भी रिप्लेस करता जाएगा, जिसको मन उसको रिप्लेस कर दे, 10 में से 10 किसी का भी, किसी एक ही को रिप्लेस करेगा ना हर बार, किसी मॉलिक्यूल में इस हाइड्रोजन, किसी मॉलिक्यूल में उस हाइड्रोजन को, इस तरह से जब भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा एक हाइड्रोजन को तो प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा। ठीक है, तो इसलिए अब हम लोग दिखा रहे हैं क्लोरीन, ठीक है, स्कॉचिंग एक HNU, तो क्या बनेगा, आ गया क्लोरीन, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, उसको क्लोरीन चला जाएगा, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ से जो ये हाइड्रोजन निकलेगा, यह हाइड्रोजन निकल जाएगा और इसके साथ HCl बना देगा और एक Cl वहाँ चला जाएगा, एक Cl HCl के निकलना, एक Cl वहाँ चला जाएगा। तो इसमें कौन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ कौन सा मैकेनिज्म काम करेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये बन गया कि C5H9Cl, C5 है, H9 हो गया, एक हाइड्रोजन हटा, उसके लिए Cl आ गया। यहाँ 10 हाइड्रोजन है, उसमें से एक हाइड्रोजन ही हट गया तो 9 ही, और इसके जगह पर Cl आ गया, वो Cl लिखा गया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग लगाने से सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।